सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 22 अक्टूबर 2022। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स, जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण खबर जिसको हमने अलग अलग समाचार पत्रों से आपके लिए लिया है, जो आपके आने वाले एग्जाम IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे जैसे सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने CBI की आम सहमति को बहाल कर दिया है? A पश्चिम बंगाल, B पंजाब, C राजस्थान या D महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने CBI की आम सहमति को बहाल कर दिया है। इससे पहले इसने CBI की आम सहमति पर रोक लगा दी थी, यानी विदाउट राज्य सरकार के परमिशन के CBI उस राज्य में एंटर नहीं कर सकती यदि हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश ना दिया हो। तो ये होता है CBI की आम सहमति का तात्पर्य होता है कि राज्य में CBI उस राज्य के अनुमति के बिना इंटर नहीं कर सकती। इन केस ऑफ जब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हो तब जा सकती है, क्योंकि बीच में ऐसा राज्यों ने आरोप लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट CBI का दुरुपयोग कर रही है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे जो NDA गठबंधन के राज्य नहीं है, उन्होंने CBI के आम सहमति पर रोक लगा दी, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल था। उद्धव ठाकरे जी ने लगाया था। अब उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो एकनाथ शिंदे जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते ही अब CBI के आम सहमति को बहाल कर दिया गया है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, अब जो है महाराष्ट्र में शिवसेना दो भाग में डिवाइड हो गई है, और जो उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना मिली है उसका नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से। इनका चुनाव चिन्ह है जलती हुई मशाल। जबकि एकनाथ शिंदे जी जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके शिवसेना का नाम है बाला साहब की शिवसेना। इसको मिला है ढाल और तलवार। तो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह तीर और धनुष था, धनुष और तीर था, उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा फ्रीज किए जाने के बाद अब दो फाड़ में बट गए शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी को जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह दिया गया है वो जलती हुई मशाल है, जबकि एकनाथ शिंदे जी को ढाल और तलवार दिया गया है। रही बात महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की, तो इस राज्य की स्थापना दोस्तों 1 मई 1960 को हुई थी, जब सिंधु को बॉम्बे से अलग किया गया था। तब गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य अस्तित्व में आए थे और दोनों राज्यों की स्थापना एक साथ 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी दो राजधानी आपको महाराष्ट्र की मिलेगी। एक तो मुंबई, जिसे हम जानते हैं, जो देश की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। दूसरा नागपुर है। नागपुर जो है ये शीतकालीन राजधानी है महाराष्ट्र की। CM मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जो 19वें मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी थे। इनका राजकीय जो पशु है, तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। ये विशाल गिलहरी जो सतपुड़ा इनका टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में विशाल गिलहरी पाई जाती है। और विशाल गिलहरी को महाराष्ट्र ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। जबकि राजकीय वृक्ष की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष है वो है आम। राजकीय पुष्प की अगर बात की जाए तो एक जरूली नामक पुष्प है, जरूली नामक पुष्प है, वो राजकीय पुष्प है महाराष्ट्र का। पक्षी की अगर मैं बात करूं तो पीले पैरों वाला जो हरा कबूतर होता है वो महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाए जाते हैं यूनेस्को के यहाँ पे इतने। और एलोरा जो है 1983 में सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषित किया गया महाराष्ट्र में। अजंता की बात करें, इसको भी 1983 में ही घोषित किया गया था। एलिफेंटा को 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा छात्र शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरियन गोथिक को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में जो हैं वो 40 हैं, जिसमें से एक मिश्रित है कंचनजंगा, और इसे घोषित करता है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, जहाँ पे एफिल टावर स्थित है। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की भी घोषणा की जाती है। तो इस यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित की है वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है महाराष्ट्र में। इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सतपुड़ा रेंज आता है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बैतूल और छिंदवाड़ा जिला आएगा महाराष्ट्र का।
इसके अलावा पंचमढ़ी महा अभ्यारण्य और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आता है। और एक रामसर साइट है जिसको ठाड़े क्रीक के नाम से जानते हैं, क्योंकि टोटल रामसर साइट भारत में 75 है। हाल ही में जो रामसर का साइट घोषित की गई थी, आपको पता होगा, वो बखीरा जो पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, उसको घोषित किया गया था, लास्ट था। और टोटल इनकी साइट 75 है। और ये रामसर साइट क्यों घोषित किया जाता है, क्योंकि 1971 में ईरान शहर में रामसर में आज ही के दिन 2 फरवरी को आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक बैठक हुई थी, जहां 2 फरवरी को 1971 में निर्णय लिया गया कि हम आर्द्र भूमि की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी के कटाव, जीवों की रक्षा, बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी है। इसलिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुए सम्मेलन से इसका नाम रामसर पड़ा। और इसीलिए 2 फरवरी को हर साल हम आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। भारत लेकिन इसमें कब शामिल हुआ, अगर आपसे ये पूछा जाए तो भारत इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 में। कई टाइगर रिजर्व मिलेंगे आपको महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, जैसा कि एक तो चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर रिजर्व भी है, आप ये जान लीजिए। इसके अलावा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी टाइगर रिजर्व भी है। एक है तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान या तड़ोवा टाइगर रिजर्व, ये भी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नवेगांव ये नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। तो बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व भी रह चुके हैं। आप जब भी पढ़ाई कीजिएगा तो आप इस चीज़ से हमेशा क्लियरिटी रखिएगा कि किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है या किस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, क्योंकि अब सवाल सीधा पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य दोनों है, या कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो ऐसे में आपको फंसाया जा सकता है एग्जाम में, सो बी केयर। और महाराष्ट्र में एक काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है कि लोनार झील कहाँ है दोस्तों। तो लोनार झील अगर आपसे पूछे कहाँ है तो आपको बताना लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। और ये मैं बता दूं, लोनार झील जो है खारे पानी की झील है और क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब क्या होता है कि जब कोई उल्कापिंड यहाँ आके गिरा तो इस झील का निर्माण हुआ था। तो लोनार झील एक क्रेटर झील है और खारे पानी की झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है। अपना दूसरा सवाल है दोस्तों कि तूफान सतरंग कहाँ आया है, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, यमन। इसका सही आंसर है भारत। भारत के उड़ीसा तट जो है विशाखापट्टनम का, तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण जो उड़ीसा और ये विशाखापट्टनम का ये क्षेत्र है, यहाँ पर कम दबाव के कारण तूफान सतरंग बना है और ये आज या कल तक उड़ीसा तट से टकराने के लिए तैयार है। तो क्या भारत सरकार की तैयारियां हैं, क्योंकि आपको पता है पर सतरंग को नाम जो दिया है वो थाईलैंड ने दिया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो सतरंग तूफान आ रहा है इसको किसने नाम दिया है, तो थाईलैंड ने दिया है। सबसे पहले ये जान लीजिए। दूसरा चीज़, ये कहाँ पे टकराएगा, तो ये अरब सागर के तट से टकराएगा, यानी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। तो विशाखापट्टनम आपका उड़ीसा और यहाँ वेस्ट बंगाल तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए, हाल ही में जो अमेरिका है, यूएसए है, वहाँ पे एक भयानक तूफान आया था, उस तूफान का क्या नाम है जो अमेरिका में आया था, जो फिएट तट है अमेरिका का, वहाँ से आके टकराया था कैरिबियन सागर से होते हुए। कमेंट करके बताना दोस्तों प्लीज। अगला सवाल है अपना, हाल ही में CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी पे जुर्माना लगाया है, और इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आई थिंक अमेजन पे, वीवो पे, गूगल पे या फिर फ्लिपकार्ट पे। तो गूगल कंपनी पे CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात अगर CCI की आई है दोस्तों, तो CCI की स्थापना जो है ये CCI एक्ट के तहत की गई थी। एक एक्ट आया था CCI एक्ट, सन 2000 में भारतीय संसद ने पारित किया था, जिसके तहत 13 जनवरी सन 2003 को CCI की स्थापना की गई। और CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पूर्णतः गठन हुआ अंतिम रूप से, वो हुआ था 14 अक्टूबर 2003 को। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि सीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है 14 अक्टूबर 2003 को। कैसे हुई थी भैया? संसद ने सीसीआई एक्ट लाया था 2002 में, उसके तहत इसको गठित किया गया था। और प्रेजेंट टाइम में जो सीसीआई के अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता जी प्रेजेंट टाइम में सीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो अगर आपसे पूछे सीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 14 अक्टूबर 2003, अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। और किस कंपनी पे अभी सीसीआई ने जुर्माना लगाया है? तो गूगल। अगर गूगल की बात करें दोस्तों, तो गूगल की स्थापना 1998 में 1998 में दो छात्र दोस्त थे, उन्होंने मिलकर की थी। एक का नाम था लेरी पेस और दूसरे का नाम था सर्गी ब्रिन। तो लेरी पेस और सर्गी ब्रिन ने मिलकर 1998 में गूगल की स्थापना की थी। डेट अगर याद रखना है तो आप याद कर रख सकते हैं, 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना की गई थी लेरी पेस और सर्गी ब्रिन के द्वारा। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं, सुंदर पिचाई जी को लेरी पेस ने अपना सचिव बनाया है, सीईओ बनाया है। अगला सवाल है दोस्तों कि इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया, सिंगापुर, पेरिस, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इंटरपोल का जो 90वीं महासभा का आयोजन किया गया वो भारत में किया गया इस बार। बात अगर इंटरपोल की जाए दोस्तों, तो इंटरपोल की स्थापना वैसे 1923 में हुई थी और यह स्थापना की गई थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में इसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया था, दोबारा इसको गठित किया गया। और अगर इसका हेडक्वार्टर कोई पूछे तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, फ्रांस के लियोन शहर में है, लेकिन इसका गठन किया गया था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और इसका 90वीं जो महासभा का आयोजन किया गया है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में टाइगर ट्रैंक नामक नौसैनिक अभ्यास किया गया है, तो कहाँ हुआ है ये? गोवा में, गुजरात में, विशाखापट्टनम में, केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रैंक नामक नौसैनिक अभ्यास किया गया है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा किसके साथ किया गया है, तो हमने यूएसए के साथ किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। यूएसए के साथ हम काफ़ी और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो यूएसए के साथ एक एक्सरसाइज है ब्रज प्रहार, आप नाम ने सुने होंगे, ब्रज प्रहार का एक्सरसाइज करते हैं हम यूएसए के साथ। इसके अलावा युद्धाभ्यास जो एक्सरसाइज है ये भी यूएसए के साथ करते हैं हम। और वज्र प्रहार हमने इस बार किया था 14 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में 2022 में। और ये वज्र प्रहार जो हुआ था, अगर आपसे कोई पूछे कहाँ हुआ था, तो ये ओली में हुआ था। ओली कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के ओली में हमने यूएसए के साथ मिलकर वज्र प्रहार एक्सरसाइज किया, जो चीन ने जिस पे कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि चीन से सटा हुआ है बॉर्डर, एक तरीके से लद्दाख की सीमा से लगता है उत्तराखंड, और लद्दाख हमारा जो है टच करता है तिब्बत को। और तिब्बत पे 1965 में आपको पता है 1959 में कब्जा कर लिया था चीन ने, इसलिए चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। तो वज्र प्रहार हम यूएसए के साथ करते हैं, युद्धाभ्यास भी करते हैं। युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें दोस्तों, क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा उल्टा हो गया, जो युद्ध अभ्यास है इसको किया गया था ओली में, उत्तराखंड में। जबकि दोस्तों जो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हमने की है यूएसए के साथ वो मैंने किया ओली में, ओली है उत्तराखंड में। जबकि वज्र प्रहार को हमने किया बकलोक में, बकलोक है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज भी हम करते हैं यूएसए के साथ। वैसे मालाबार एक्सरसाइज की जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी। ये क्वाड जो ग्रुप हमारे हैं, क्वाड ग्रुप का भारत एक हिस्सा है, आपको पता है। क्वाड में यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ये 4 देश हैं। और इन 4 देश मिलके क्वाड में, क्वाड के जितने चारों देश हैं ये मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, जो नौसैनिक एक अभ्यास है। अगर क्वाड की बात की जाए दोस्तों, तो क्वाड ग्रुप अस्तित्व में आया था 2007 में, जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सा देश एफएटी के ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है? एफएटी यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो आतंकवादी गतिविधियों तथा टेरर फंडिंग पे निगरानी करता है, जिसके तहत उस देश को अब तक ग्रे लिस्ट में रखा था, लेकिन ये देश अब ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। ए यमन, बी सीरिया,
सी ईरान, डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान FAT के ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। इसके पीछे ये नहीं है कि इसने आतंकवादी घटनाओं में कमी है, ये है सच्चाई ये है कि अब पाकिस्तान की जो है यूनाइटेड स्टेट से रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष थे जनरल बाजवा वो USA गए थे, और अब पाकिस्तान को हथियार बना रहा है रूस के खिलाफ, ताकि वो यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ वोट कर सके। इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। और FAT पे जो पकड़ है वो एक तरीके से कहा जाए पश्चिमी देशों का है, और पश्चिमी देशों में अमेरिका का काफ़ी धाक है। तो अमेरिका से बढ़ती हुई नज़दीकियों के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। बाकी ये जो भी कहना चाहते हैं कह ले। अगला सवाल है कि BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। A जय शाह को, B बिन्नी रोजर को, C रवि शास्त्री को, D राहुल द्रविड़ को। तो बिन्नी रोजर जो 1983 में हम विश्व कप जीत के लाए थे वेस्ट इंडीज को हरा के, उस टीम का हिस्सा रहे, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने, 18 विकेट हासिल किया था उस मैच में, पूरी सीरीज में। तो इनको बनाया गया है BCCI के नए अध्यक्ष। इससे पहले जो BCCI के अध्यक्ष थे वो सौरभ गांगुली थे। और BCCI में जो जय शाह हैं ये अमित शाह जी के लड़के हैं। जय शाह जी जो हैं BCCI के सेक्रेटरी यानी सचिव हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि BCCI के सचिव कौन है तो जय शाह है। जय शाह कौन है भैया, अमित शाह जी के लड़के हैं, और ये BCCI के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं। इसीलिए पाकिस्तान में जो होने वाला है एशिया क्रिकेट 2023 में, भारत ने कहा है उसमें नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने कहा है 2023 में जो भारत 50-50 की मेजबानी करेगा उसमें हम भी नहीं आएंगे। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भरा हुआ स्टेटमेंट आया वहाँ से। हालांकि बात करते हैं BCCI की, तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसके अध्यक्ष अब बन गए हैं बिन्नी रोजर, और सचिव हैं जय शाह। 8वां सवाल है दोस्तों, हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। A पृथ्वी, B आकाश, C त्रिशूल या D अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम जो एक मध्यम दूरी की मिसाइल है, इसका परीक्षण किया है DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से, और सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी में इसको अपने लक्ष्य को भेदा इसने। तो अग्नि प्राइम का ये तीसरा सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। DRDO जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और DRDO के अगर पूछे प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि पहले जो DRDO के अध्यक्ष थे वो G सतीश रेड्डी थे, अब G सतीश रेड्डी नहीं है, अब DRDO के अध्यक्ष हैं समीर बी कॉमन, ये DRDO के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे, DRDO की स्थापना मैंने बताई 1958 में की गई थी। DRDO इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलों का डेवलप करा है भारत में। ये 5 मिसाइलें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और आपका एक नाग। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो सपना देखा था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने देखा था। इसके तहत पृथ्वी जो है ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं अग्नि की, तो ये सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, इसमें हमने अग्नि 5 बनाया है। अग्नि 5 जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर के आसपास है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसके अलावा आकाश की बात करें तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, जबकि त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है, और नाग जो है एक ये एंटी टैंक मिसाइल है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अग्नि प्राइम जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल, तो इसका आंसर है बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि को जो प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर तट जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, वहां से किया गया DRDO के द्वारा। जबकि भारत की सबसे बेहतर जो क्रूज मिसाइल है वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस जिसको हमने रूस के साथ मिलकर डेवलप किया है। और आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल, एक सवाल पूछा जाता है किन 2 नदियों के नाम पे बना है। तो रूस की जो नदी है, भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, और रूस की जो नदी है मास्कोवा, इन दोनों नदियों के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है, जो एक उन्नत किस्म का हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। और देश में क्रूज मिसाइलों की बात करें तो एक क्रूज मिसाइल आपको निर्भय मिलेगा,
तो निर्भय अगर आपसे पूछा जाए बैलिस्टिक मिसाइल है तो क्रूज मिसाइल है, तो इसका सही आंसर है क्रूज मिसाइल है। एक मिसाइल है प्रहार, ये भी क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलें क्या होती है कि सीधा लक्ष्य को भेजती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसे होके जाती हैं। और दोस्तों अगर निर्भय मिसाइल की मैं बात करूं तो निर्भय मिसाइल जो है लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। और निर्भय जो होता है ये 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता निर्भय मिसाइल की। और जबकि धनुष एक मिसाइल है हमारे पास जिसकी हमने बात की थी, तो धनुष मिसाइल की क्षमता ये है कि ये परमाणु हथियार से संपन्न है। और भारत का जो एक नौसैनिक संस्करण है, यानी धनुष मिसाइल की बात की जाए तो ये नौसेना के लिए पूर्णतः वर्णित किया जा रहा है। तो धनुष नौसेना संस्करण से संबंधित है, आप ये जान लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि एक हमारे पास जो मिसाइल है जिसकी हमने नाग की बात की थी, तो नाग मिसाइल जो है ये फायर एंड फॉरगेट पे आधारित है, यानी दागो और भूल जाओ। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। अगर आपसे पूछे कि नाग कौन सी मिसाइल है तो एंटी टैंक मिसाइल है। और भारत का डीआरडीओ जो है एक मिसाइल है अमोघा, ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। तो अमोघा मिसाइल का डेवलप कर रहा है डीआरडीओ। ये अभी विकासाधीन है, यानी अभी डेवलपिंग में है, डेवलप कर रहा है अमोघ मिसाइल को डीआरडीओ। और ये डीआरडीओ किसके साथ मिलकर कर रहा है तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर अमोघ मिसाइल का डेवलप कर रहा है डीआरडीओ। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3 अरब से अधिक रुपए की सौगात दी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी या गुजरात? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 अरब से अधिक रुपए की सौगात दी। उन्होंने केदारनाथ में जाके दर्शन भी किए, क्योंकि अभी पता है कि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जैसे गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो इस वजह से वहां पे काफी अब पैसों की बरसात हो रही है राज्यों के ऊपर। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको पता है पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के सीएम हैं। इससे पहले 3 बार नए नए सीएम आए, तीरथ सिंह रावत, पता नहीं दो मुख्यमंत्री आए थे। तो काफी उठापटक रही उत्तराखंड में पिछली कुछ सालों में, लेकिन फाइनली उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। तो ये दोस्तों 9 सवाल जो हमारे थे, ये टॉप 10 क्वेश्चंस मैं लेता हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते तो मैं उन्हें नहीं लेता हूं, सो अवॉइड कर देता हूं, भले क्वेश्चन की संख्या कम रहे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित जानकारियां भी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब DCIS इंस्टीट्यूट दोस्तों। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।